हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे बेटा वो है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन, वो भी आईसीएससी सीबीएसई जो देखना चाहे बेटा वो देख सकता है। चैप्टर इन डेप्थ होगा, ठीक है। एग्जाम्स नियर बाय आ रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और जो की पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ बेटा आज इट इज आपको उनको वैसे ही देखना है, पेपर में बस उन्हीं की पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का जो टाइटल है बेटा वो है हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, क्या बेटा ये पॉसिबल है कि हम अगर अपनी हेल्थ मेंटेन रखेंगे तो हमारा हाइजीन मेंटेन रहेगा, और जब हमारा हाइजीन मेंटेन रहेगा तो हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जांपल, जब हम बीमार होते हैं बेटा तो हम अपनी इतनी टेक केयर नहीं कर पाते, ठीक है। हो सकता है समय फीवर होता है तो हमारे घर वाले कुछ दिन के लिए बोलते हैं ना कि आज नहाना अवॉइड कर दो क्योंकि तुम बीमार हो, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, वहां पे आपका हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। ना आप अच्छे से हेयर वॉश कर पा रहे हो, ना आप अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर पा रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आप अगर अपनी बॉडी में हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, यानी साफ सफाई मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपने आसपास की कम्युनिटी में साफ सफाई मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको बीमारियां लग सकती हैं। यानी मैं कह सकती हूँ कि अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर आप हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी हाइजीन तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा। चलो पहले हम बात करते हैं हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ स्टेट of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि जो फिजिकली आपको ठीक ठाक दिख रहा हो वो इंसान को हम हेल्दी कंसीडर कर लें, ठीक है। जो आपको फिजिकली फिट दिख रहा है यानी वो हैंडीकैप नहीं है, प्लस उसकी सोच कैसी है, क्या वो हेल्दी सोच रखता है, यानी जब वो अपने ओपिनियंस रखता है तो क्या वो ओपिनियंस लोगों के लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं या फिर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। अगर कुछ ऐसे बहुत चीप थिंकिंग वाले होते हैं ना कि नहीं लड़कों को बढ़ावा देना चाहिए, लड़कियों को मत पढ़ाओ, लड़कियां ऐसी हैं, लड़का लड़की का बेटा, जो ये चीप मेंटालिटी वाले या नैरो मेंटालिटी वाले लोग होते हैं ना उनको भी हम हेल्दी कंसीडर नहीं करते हैं। या फिर वो साइकोपैथ वाली मूवीज हम देखते हैं ना कि उनको बड़ा अच्छा लगता है लोगों को मार के, बहुत प्लेजर फील होता है बेटा, तो ये इनकी, ठीक है। यानी जब आपको इंसान फिजिकली फिट दिख रहा है यानी हैंडीकैप नहीं है, उसके सारे बॉडी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हेल्दी में कंसीडर होगा। प्लस और क्या क्या एस्पेक्ट हमें ध्यान रखने हैं कि वो मेंटली भी फिट रहे, यानी जो उसके ओपिनियंस हो, जो उसकी सोच हो, वो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ठीक है। फिजिकली, मेंटल एंड सोशल। जब वो लोगों के आसपास बैठ रहा है तो क्या लोग उससे बात करना पसंद कर रहे हैं, यानी उसकी सोच के ऊपर ही। अगर वो मेंटली बहुत अच्छा है बेटा तो सोशली भी उतना ही अच्छा होगा। सोशली कैसे, कि वो लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहा है, कैसे लोगों से बात कर रहा है। अगर मान लो वो रूड तरीके से बात कर रहा है तो उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करेगा ना। अब मान लो वो बहुत पोलाइटली जवाब दे रहा है, बच्चों से बहुत फ्रैंक है, अपने आसपास वाले लोगों से बहुत फ्रेंडली है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि वो मेंटली तो अच्छा है ही, सोशली तो और भी अच्छा हो गया, एंड फिजिकली तो हमने उसको देख ही लिया था। तो तीनों एस्पेक्ट यहाँ हमने डिस्कस कर लिए। और क्या हो सकता है कि भाई मान लो ये तीनों चीजें हमें देखने में मिल गई कि एक इंसान सही साथ है, पर हो सकता है कि वो डायबिटिक हो सकता है उसको और कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किडनी की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें बेटा, तो हम उसको हेल्दी कंसीडर नहीं करेंगे। यानी ये तीनों एस्पेक्ट, यानी बाहर से फिजिकली ठीक दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक दिखने का मतलब है सारे बॉडी ऑर्गन्स काम करने चाहिए, यानी कि स्मार्टनेस पे चले जाओ कि नहीं ये बंदा स्मार्ट है तो ये हेल्दी है, ठीक है। तो पहला, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के जो जितने भी पार्ट्स हैं, हाथ पैर जितने भी हैं, वो हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, तो वो फिजिकली थोड़ा सा सही दिखना चाहिए। सेकंड पे बात करेंगे मेंटली, सोच बहुत हेल्दी होनी चाहिए ताकि जब वो अपने व्यूज आगे वाले लोगों को दे तो वो उससे केवल अच्छी चीजें सीखे, बुरी नहीं। नेक्स्ट, थर्ड वाला क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला हो जाएगा सोशल, कि जब वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है,
ठीक है। उसके बाद उसको किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी डिजीज ले लो, जेनेटिक डिजीज ले लो, कैंसर ले लो, ये सारी चीजें भी उसको नहीं होनी चाहिए, या कोई भी फंगल डिजीज या ऐसी कोई भी डिजीज, तो हम उसको हेल्दी कंसीडर नहीं करेंगे अगर उसमें जो मैंने नाम लिए उसमें अगर किसी भी तरह की डिजीज प्रेजेंट है तो। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो डेफिनेशन हमें दी है, ये दी किसने है, तो ये दी है बेटा WHO ने, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा यही ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल फील्ड्स में कि कौन सी वैक्सीन कौन सी डिजीज के लिए होनी चाहिए, कौन सी टैबलेट्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब अगर हम देखा जाए तो पूरी ऑल ओवर द मेडिकल फील्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, हमने उसको यही बोला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यही डेफिनेशन इसने दी है, ठीक है। WHO ने बोला कि भाई ये एस्पेक्ट में अगर आप चेक कर रहे हो, अगर आप चाहते हो किसी इंसान को हेल्दी कंसिडरेशन करना, तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट होने चाहिए जिसमें आप इंसान को हेल्दी कंसीडर करेंगे, तो उन्होंने ये क्राइटेरिया दे दिया था, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने ये कब दी थी बेटा, ये जो इन्होंने दी थी ये दी इन ईयर 1948, डेफिनेशन कब दी 1948, और वर्ल्ड हेल्थ डे भी एक डेट पे मनाया जाता है, ईयर सेम है, कब से हमने मनाना शुरू किया 1948 से, यानी वही सेम ईयर 1948 में इन्होंने ये डेफिनेशन भी दी, और उसी ईयर से हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाना शुरू किया। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वर्ल्ड हेल्थ डे। बेटा ये वर्ल्ड हेल्थ डे इन्होंने कब मनाना शुरू किया, तो ईयर मैंने लिख दिया 1948 एंड 7 अप्रैल 1948 से इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाना शुरू किया, और आज तक 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहां तक हम बात कर चुके थे हेल्थ की, अब हम बात करेंगे कि भाई चलो हेल्थ समझ लिया, अब हाइजीन समझते हैं कि क्या है। स्टडी ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, बहुत सिंपल सी बेटा इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, ये कौन सी साइंस है बेटा, ये वो साइंस है जहां पे आप स्टडी करते हो हेल्थ के बारे में और डिजीजेस के प्रिवेंशन के बारे में। डिजीज के प्रिवेंशन यानी किसी भी डिजीज से हमें कैसे बचना है, तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हेल्थ की और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि आसपास पड़ी हुई चीजों में से कौन सी चीजें हैं जो हमें बीमार कर सकती हैं, कौन सी गंदगी है जो हमें यहाँ से हटानी है जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे। मलेरिया में जैसे होता है, या जैसे रेनी टाइम में होता है ना, ब्रीडिंग टाइम होता है वो मच्छरों का, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके घर में कई लोग चेक करने वाले आते हैं नगर निगम की साइड से कि भाई पानी तो नहीं भरा हुआ है आपके कूलर में, या ये सारी चीजें, क्यों बेटा, वो हाइजीन देखने ही आते हैं। यानी अगर आपने अपना कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन नहीं किया हुआ है, या आपने अपना आसपास क्या गंदगी रखी हुई है, तो बेटा उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमें कहीं पर्टिकुलर बॉडी में ही प्रॉब्लम हो, या जैसे हमारी पेनक्रियास काम करना बंद कर दे, या हमारी किडनी मैल फंक्शनिंग करे, या हमारा हार्ट मैल फंक्शनिंग करे तभी हम बीमार बोले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आसपास आपकी गंदगी पड़ी होती है ना बेटा, सबसे ज्यादा लोग उसी से बीमार पड़ते हैं, ठीक है। अगर कोई अपनी साफ सफाई मेंटेन नहीं कर रहा तो उसको फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज होनी कंफर्म है। यानी कि क्या है, हाइजीन क्या है, जहां पे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चीजों को काफी अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, प्लस और जो हमने बोला प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस क्या है कि हमें मान लो आपको डिजीज अगर पता होगी तभी तो आप बच पाओगे उससे, कि मान लो मलेरिया है, किससे होगा, मच्छर से होता है, तो उनका ब्रीडिंग साइट हटा दो। आपको पता है कि फाइलेरियासिस कैसे होता है, ठीक है, आप मच्छरों को, मक्खी को अपने घर में ना आने दें, ठीक है। यानी हाइजीन एक तरह का साफ सफाई मेंटेन रखने वाली चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या हाइजीन एक ही तरह का है, नहीं बेटा, हाइजीन बेसिकली कितना है, एक तो होता है पर्सनल हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन एक होता है, देखो मैं इसको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ, पर्सनल हाइजीन, दूसरा होगा कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, डोमेस्टिक हाइजीन, ठीक है। बेटा मैंने इसको 3 में क्यों कैटेगराइज कर लिया, क्योंकि हमारे लिए बेटा हर जगह हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। हम एक एक करके समझेंगे हर हाइजीन को। पहला है पर्सनल हाइजीन,
मान लो बेटा आपके पास क्या है, आप अपना हेयर वॉश डेली नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप तो क्या होगा, आपको डैंड्रफ हो जाएगा, यानी आपको एक तरह से देखा जाए तो फंगल डिजीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। आप अगर अपनी स्किन पे ढंग से उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काफी काफी दिन आप नहाना अवॉइड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा बेटा, बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस आपके उसके स्पोर क्या है आपकी बॉडी पे बैठ जाएंगे और धीरे धीरे करके अपना रेप्लिकेशन करेंगे और आपको बीमार करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह से अपने हेयर नेल्स जो है वो कट नहीं कर रहे हैं, जब आप नेल्स नहीं कट करेंगे बेटा तो जर्म्स क्या है, वो जर्म्स का साइट बन जाएगा, और क्या होगा, जब भी आप खाना खाएंगे या आपके नेल्स का कांटेक्ट आपके बकल कैविटी से यानी आपके माउथ से होगा या आपकी आंखों से होगा, तो बेटा बहुत सारे जर्म कांटेक्ट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप खाना खाते हैं तो हमने बहुत छोटे में पढ़ा है, अगर हम खाना खा रहे हैं तो उससे पहले हाथ धोना चाहिए, उसके बाद हाथ धोना चाहिए, ये सब बेटा सेल्फ हाइजीन यानी अपने पर्सनल हाइजीन का पार्ट है। यानी क्या है, पर्सनल हाइजीन क्या है, वेयर यू आर मेंटेनिंग योर ओन क्लीनलीनेस, योर बॉडीज ओन क्लीनलीनेस, जब आप अपनी बॉडी की साफ सफाई रख रहे हैं तो उसको हमने बोला है पर्सनल हाइजीन। जैसे होता है केयर ऑफ हेयर, केयर ऑफ नोज, केयर ऑफ ईयर, ठीक है, यानी अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को साफ करना बेटा ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केयर ऑफ आई, ऐसा नहीं कि गंदे संदे हाथ लगा रहे हैं, हमें हाथ धो के तब अपने आंखों में पानी मारना है ताकि कोई भी गंदगी किसी भी तरह की हमारी आंखों में ना जाए, ठीक है। एक हमने पर्सनल हाइजीन की बात कर ली, अब आते हैं कम्युनिटी हाइजीन पे। भाई ऐसा थोड़ी है कि तुमने अपनी बॉडी का हाइजीन मेंटेन कर लिया तो तुम गारंटी ले रहे हो कि नहीं अब हम बीमार नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जब आप अपने घर से बाहर पैर रख रहे हो, ठीक है, डिपेंड करता है कैसी लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि बाहर ऐसे लोग हैं जो कचरा फेंक रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको कम्युनिटी हाइजीन भी मेंटेन करना है, ठीक है, यानी लोगों को अवेयर करना है कि नहीं भाई अगर हम यहाँ कचरा फेंकेंगे अपनी ही लोकेलिटी में जहां हम रह रहे हैं वहां पे फेंकेंगे तो अलग अलग टाइप की वो भी जानलेवा बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो अगर हम अपने घर के आसपास की लोकेलिटी की बात करते हैं और वहां की क्लीनिनेस की बात करते हैं यानी वहां के साफ सफाई की बात करते हैं बेटा, तो उसे हमने क्या बोला है, कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं डोमेस्टिक हाइजीन। चलो हमने घर के बाहर की बात कर ली, हमने अपनी बॉडी की बात कर ली, घर के अंदर की सफाई का क्या, तो बेटा जो हमारी मम्मियां होती है ना हाउस होल्ड, ठीक है, हमारी मम्मियां क्या कर रही हैं, किचन की प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन करके रखती है, साफ सफाई, खाना बनाया तो उसको ढक कर रख दिया। ऐसा नहीं कि बीमारी सिर्फ घर के बाहर से ही होती है, ऐसा नहीं कि हमने क्लीनलीनेस अपनी बॉडी की नहीं रखी तो बीमारी सिर्फ हमारी बॉडी की गलती से होगी, नहीं बेटा, कभी कदार जब आप खाना ढक कर नहीं रखते हो ना तो बीमारी वहां से भी आती है। क्यों? क्योंकि यही जो आपकी फ्लाइज होती है, हाउस फ्लाइज हो गई, कॉकरोच हो गए, बेटा ये सब क्या करते हैं, आपके खाने को कंटामिनेट बनाते हैं। कंटामिनेट क्या होता है कि वो किसी भी जर्म को, पैथोजन को ले आएंगे और आपके खाने में डाल देंगे, ठीक है, और फिर आप जानते ही हो फूड हो जाएगा कंटामिनेट, और जब आप उसको खाएंगे या ऐसा पानी जो खुला हुआ हो, आपके घर में ढका ना गया हो, या फिर बोल सकते हैं कि कंटेनर्स में बंद ना किया गया हो, बेटा वो खुला पानी आपको बीमार करेगा, ठीक है। तो ये सब आता है हमारे डोमेस्टिक हाइजीन में, यानी घर की साफ सफाई, किचन में वो जो वेस्ट निकलता है हमारा, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना, और घर में अपने प्रॉपर लाइजॉल का यूज करना, डेटॉल का यूज करना, ठीक है, फिनाइल का यूज करना, ये सब पार्ट है डोमेस्टिक हाइजीन का। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा ये हमें ऐसा नहीं है कि बस मैं की पॉइंट्स बता दे रही हूँ, उसमें आपको याद रखना है। पर्सनल हाइजीन क्या है बेटा, पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हो रेगुलर एक्सरसाइज से। जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे बॉडी बहुत अच्छी से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। देन आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी है। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है बेटा, जिस डाइट में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो रेशो होता है बेटा वो बहुत एडिक्वेट होता है, बहुत ऑप्टिमम होता है, यानी जितने की हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना ही खा रहे हैं, ठीक है, ना तो हमें ओवर न्यूट्रिशन चाहिए, ना तो हम ज्यादा खाएंगे और ना ही हम कम खाएंगे, हमें हर एक न्यूट्रिएंट का पोर्शन बहुत अच्छे अमाउंट में लेना है, इसी को हमने बोला है बैलेंस डाइट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी की केयर के लिए हम केयर ऑफ नोज, केयर ऑफ हेयर, केयर ऑफ ईयर, केयर ऑफ आईज, इन सब चीजों का बेटा हम यूज करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ शैम्पूज आ जाते हैं जिससे हम हेयर वॉश कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हमारे पर्सनल हाइजीन में आती हैं। कम्युनिटी हाइजीन में कैसे है बेटा, प्रोवाइडिंग, ये ज्यादातर होता है बेटा म्यूनिसिपल पार्टीज वगैरह करती हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग प्योर वाटर, देन प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ योर कम्युनिटी, ऑफ योर लोकेलिटी। नेक्स्ट पे बात करेंगे, मेडिकल हेल्थ सेंटर्स खुल जाने चाहिए, अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन एजुकेशन देनी चाहिए कि मतलब आप खाना तो खा रहे हैं पर कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट मैक्रो है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन द लार्ज अमाउंट। जो न्यूट्रिएंट्स बेटा आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए हम उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन हो गए, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, रफेज को बेटा एक नाम से और बुलाते हैं फाइबर, और पानी तो पीना ही पीना है, अपने आप को हाइड्रेट तो रखना ही है, ठीक है। ये सब पार्ट आ गए कम्युनिटी हाइजीन के। और हमारे डोमेस्टिक हाइजीन में क्या है कि बेटा मैंने अभी बताया ना, डेटॉल का, व्हाइल यू आर क्लीनिंग योर हाउस, ठीक है, कह सकते हैं मॉपिंग ऑफ द हाउस, तो आप क्या बोलोगे बेटा, उस टाइम पे जो आपको यूज करना है वो लाइजॉल है, और आप जितने भी टाइप के डिसइंफेक्टेंट्स है आप यूज कर सकते हो, ताकि बैक्टीरियल कंटेंट अगर आसपास कहीं घूम भी रहा हो आपके फ्लोर पे तो एक तो वो खत्म हो जाए, ठीक है। आपका खाना हो या फिर आपका पानी हो, आपको प्रॉपर्ली उसको कवर करके रखना है, ताकि कोई भी बैक्टीरियल या कोई भी पैथोजेनिक कंटेंट आपके खाने और पानी को कंटामिनेट ना बना पाए, और या फिर आपकी किसी भी चीज को कंटामिनेट ना कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे हाइजीन के पार्ट थे बेटा। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की, जो कि है डिजीज। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की और मेन हेडिंग की, जो कि है बेटा डिजीज। ये हेल्थ एंड हाइजीन हम पढ़ ही किस लिए रहे हैं, बीमारी की वजह से। डिजीज को बेटा अगर हम दो वर्ड में तोड़े तो क्या हो जाएगा, डिस ईज, ठीक है। जैसे कि अर्थ, अनर्थ, शुभ, अशुभ, ठीक है। वैसे ईज का उल्टा क्या होता है, ईज का विलोम क्या हो जाएगा, डिस ईज, ठीक है। यानी क्या है बेटा, जहां पे आप इजी फील ना कर रहे हो, आपसे कोई भी काम बोल दिया जाए, आपको फ्रस्ट्रेटेड लगे कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी खुद की यहाँ तबियत सही नहीं है, क्या बोलते हैं, जो इंसान बीमार होता है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्यों बेटा, क्योंकि उसको ये लगता है मैं अपनी बॉडी तो संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स तो झेली नहीं जा रही है, मेरे से अपना दर्द तो झेला नहीं जा रहा, ऊपर से ये मुझे और काम बोल देते हैं, ठीक है। जहां पे आपको ये लगे कि मेरे सर पे खड़े होके कोई ना चिल्लाए, मेरे दर्द हो रहा है, ठीक है, जब आपके हेडेक होता है, या जब आपकी तबियत नहीं ठीक होती, जब आपको फीवर आ रहा होता है, या और भी कोई हेल्थ कंडीशन आपकी खराब होती है, तो आपको क्या लगता है कि यार ये मेरे से बोलने ना, इससे मैं बात नहीं कर सकती, ये मेरे सर पे खड़े होके ना चीखे, टीवी का जो साउंड है वो बहुत स्लो होना चाहिए, तेज होगा तो मेरे सर में दर्द होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है बेटा, आपकी अनइजीनेस दिखाती है या फिर डिसीज दिखाती है। डिजीज की डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगा बेटा, एनी condition which impairs the functioning, which impairs the normal body functioning, ठीक है। अब डिजीज का क्या मतलब है बेटा, जो आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाना, ठीक है, कोई भी मैल फंक्शनिंग आ जाना, कोई भी दिक्कत आ जाना, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया इम्पेयर्स, एनी कंडीशन विच इम्पेयर्स द नॉर्मल बॉडी कंडीशन, ठीक है। तो आपकी नॉर्मल बॉडी कंडीशन में अगर कोई खराबी आती है तो बेटा आप उसी को क्या बोल दोगे, डिजीज, ठीक है। इसके पीछे एक स्टोरी सुनाती हूँ डिजीज के पीछे। जब पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, डिजीज होती थी ना, कोई बीमारी होती थी, ठीक है, तो क्या बोल दिया जाता था, इस पे पिशाच का साया है, ठीक है, इस पे भूतों का साया है, और बेचारों को पता है कैसे उनका इलाज किया जाता था, उनको टॉर्चर करा जाता था, कि मतलब मार का इलाज मार, ठीक है, मतलब तुम बीमार हो तो और मारा जाएगा, तो यार अब आज की डेट में तुम बीमार को मारोगे तो मर जाएगा वो, ठीक है। उनको ऐसा क्यों लगता था भाई कि अगर इंसान बीमार हो रहा है ना उनके अकॉर्डिंग, तो वो उसको बीमारी नहीं कहते थे, वो क्या कहते थे, इस पे डीमन है, ठीक है। फिर क्या होता था, तो वो सोचते थे यार डीमन है तो क्या करना चाहिए, पहले मार के देखते थे, कुछ लोगों को लगता था मार से ठीक हो जाएंगे, ये एंसेस्टर्स की बात बता रही हूँ, बहुत पुराने लोगों की, ठीक है, क्योंकि आप कुछ बुक्स में लिखा होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद देखा गया कि चलो एक काम करते हैं, इसके सामने ना नाच के दिखाते हैं, ठीक है, मतलब कितने अजीब स्टूपिड लग रहा है ना सुनने में, उस टाइम लोग बहुत बिलीव करते थे इस चीज को, ठीक है। तो ये सारी स्टूपिडिटी हरकतें करी जाती थी, उसके सामने नाचना और दुनिया भर के पकवान बना के रख देना, ठीक है, बीमार इंसान को वैसे ही खाना नहीं अच्छा लगता, ऊपर से तुम और रख दोगे वो उल्टी करने के लिए दौड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले स्टूपिडिटी करी जाती थी। फिर एक इंसान आया, बहुत बढ़िया आदमी था, कम से कम उसने बीमार आदमी के टॉर्चर होने से तो बचा लिया ना, उनका नाम था बेटा हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स ने क्या कहा कि भाई ये किसी तरह के डीमन का साया नहीं है, तुम लोग जिसको डीमन मानते हो उसको डीमन पता भी है क्या है, ये इंसान बीमार है, इसको कोई ना कोई पैथोजन बीमार कर रहा है, कोई ना कोई जर्म बीमार कर रहा है। तब बेटा इनको जाके क्या बोला गया, फादर ऑफ मेडिसिन,
क्योंकि भैया मेडिसिन पे रिसर्च सब कुछ ये मेडिसिन के पापा बन के बैठ गए कि भाई मैं मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करके रहूंगा और डीमन को भगा के मानूंगा, जबकि हमें पता है डीमन तो कुछ था ही नहीं। तो हिप्पोक्रेट ने पहली बार बेटा साइंटिफिक लॉजिक के साथ बात की थी कि अगर किसी इंसान के अंदर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जहां वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, जहां उसके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी नहीं रह गई है बेटा, तब उन्होंने बोला कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, यानी कोई तरह की बीमारी है बेटा और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से हो सकता है। तो इनको क्या बोला गया हिप्पोक्रेट्स को? फादर ऑफ मेडिसिन। क्या बोल दिया गया? फादर ऑफ मेडिसिन। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज थी, डीमन भगा दिया हिप्पोक्रेट्स ने। ये तो तांत्रिक वांत्रिक हो गए हमारे लिए, ठीक है, मजाक था। हिप्पोक्रेट साइंटिस्ट ही थे, फादर ऑफ मेडिसिन थे। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि डिजीज क्या सिर्फ एक टाइप की होती है या फिर छूने से भी फैलती है, या फिर आप उसके साथ खाओ घूमो कुछ भी करो, ठीक है, जब तक आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, जब तक आपका फ्लूइड कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बॉडी का फ्लूइड एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब तक ऐसा नहीं है। चलो बात करते हैं डिजीज की वेराइटी कितनी है। हर चीज की वेराइटी होती है ना, आइसक्रीम की वेराइटी, कपड़ों की वेराइटी, तो चलो डिजीज की वेराइटी पे बात करते हैं। देखो अब मैंने पहले यहाँ पे मेंशन किया डिजीज, ठीक है, अभी सिर्फ फ्लो चार्ट बनाऊंगी, बाद में बताऊंगी कौन से टाइप की डिजीज होती है और कौन सी नहीं होती। एक होती है बेटा कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल होती है जो आप अपनी बर्थ के साथ लेकर आ रहे हैं, यानी जब आप मम्मी के पेट में थे तभी वो बीमारी आपको हो गई थी, उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। यानी क्या हुआ कि जैसे आप पैदा हुए वो बीमारी के साथ ही पैदा हुए, तो वो हो गई कॉन्जेनाइटल, ठीक है। दूसरी हो गई मेरी कौन सी बेटा? दूसरी हो गई एक्वायर्ड, कि जब आप मम्मी के पेट से बाहर आए तब आपको कोई बीमारी नहीं थी, बट जैसे आप आए इस दुनिया में, इस दुनिया से अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, यानी आपके सराउंडिंग्स के आसपास से आपको कोई बीमारी हुई, तो बेटा उसको बोलेंगे एक्वायर्ड। दोनों में फर्क है, एक मम्मी के पेट के अंदर हो रही है, दूसरी पेट के बाहर आने के बाद हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्वायर्ड पे। एक्वायर्ड में भी फर्दर कैटेगरी है, ठीक है, कंजेनाइटल की कोई कैटेगरी नहीं है, बट इसकी तो है नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। ये कैसी रही? नॉन कम्युनिकेबल, और इधर कैसी आ जाएगी? कम्युनिकेबल। अब इधर सुनो, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में क्या डिफरेंस है? कम्युनिकेबल में डिफरेंस और नॉन कम्युनिकेबल में क्या है? मेजर डिफरेंस है। नॉन कम्युनिकेबल, उसके साथ बैठो घूमो, उसके कांटेक्ट में आओ, मतलब उसको अगर टच भी कर लोगे, ठीक है, अगर आप बेटा आप उसके साथ जब तक डायरेक्टली फ्लूइड कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह के मान लो मेरे कोई पड़ोसी है, उनको हार्ट डिजीज है, तो क्या अगर मैं उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगी या उनके साथ घूमूंगी फिरूंगी, ठीक है, घूमूंगी फिरूंगी गलत सेंस में नहीं लेना है कि हाँ घूमेंगी फिरेंगी, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो उनकी किसी फैमिली फंक्शन में मैं जाती हूँ, अटेंड करती हूँ, ठीक है, या मान लो वो दादाजी टाइप से हैं, तो जब दादाजी टाइप से हैं तो कभी कदार क्या होता है ना कि वो ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं, तो मैं क्या सोचूंगी अगर वो मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं तो उसका मतलब मैं बीमार हो जाऊंगी, इनका पूरा जो इनकी हार्ट वाली बीमारी क्या वो मुझे आ जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो नॉन कम्युनिकेबल टाइप की बीमारियां होती हैं बेटा, ये किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलती है, जब तक कि कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो आप जब तक फ्लूइड कांटेक्ट नहीं करोगे तब तक नहीं फैलेंगी, अदरवाइज नॉन कम्युनिकेबल। फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, ठीक है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर ये बीमारियां हो रही हैं। मान लो किसी को डेफिशिएंसी डिजीज है, किसी को प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, यानी इसने दो टाइप की डिजीज होती है इसमें, क्वाशियोरकर और मैरस्मस, ठीक है। क्वाशियोरकर क्या होती है? जिसमें आपने प्रोटीन अच्छे से नहीं खाया, ठीक है, तो आपको क्वाशियोरकर हो जाएगा, पतले से एकदम टिल्ले टाइप के हो जाओगे, ऐसे माचिस के तीली टाइप के। मैरस्मस में क्या है? मैरस्मस को याद रख लो, मैरस्मस मतलब मरा हुआ। अगर किसी इंसान ने कार्बोहाइड्रेट अच्छा नहीं लिया, किसी इंसान ने प्रोटीन नहीं खा रहा है ढंग का, कोई इंसान फैट नहीं खा रहा है, तो मतलब मरे हुए के बराबर ही है ना। इंसान काम क्यों कर रहा है पेट में? खाने के लिए। और जब इंसान यही नहीं खा पा रहा है तो इसका मतलब तो मरा हुआ हुआ ना, यानी बेटा इस डिजीज को हम याद करेंगे मैरस्मस नाम से, ठीक है। तो ये सारी डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है, इजीली नहीं फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, यानी पेशेंट से द डिजीज विच आर नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन, तो वो नॉन कम्युनिकेबल हो गई। कम्युनिकेबल उल्टा कर लो नॉन कम्युनिकेबल का। कम्युनिकेबल क्या है बेटा? कम्युनिकेबल वो डिजीजेस हैं जब भी जैसे भी आप किसी कॉन्टैक्ट में आओगे किसी के, तब क्या हो जाएगा, या वो इंसान आपके आसपास भी रहेगा तो भी आप बीमार हो जाओगे। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा बताती हूँ, याद आ जाएगा। मान लो आपकी क्लास में किसी को जुकाम है, ठीक है,
वो तुम्हें गिफ्ट में दे देगा कि भाई ले जा, मैं तो हुई, तू भी बीमार हो जा। ठीक है, तो वो हुआ हमारा कम्युनिकेबल। ठीक है, और आपका कोल्ड एग्जाम्पल दे दिया, फीवर हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है आपकी कम्युनिकेबल में आती है। अब आ जाओ कम्युनिकेबल में पहले आते हैं। एक होती है कंटागियस और दूसरी होती है बेटा नॉन कंटागियस। अब सुनो, कंटागियस कौन सी होगी बेटा, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो जाएगी। मानो मैं हूं, मेरे सामने कोई और खड़ा है, अगर हम आपस में बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, मान लो उसका बात करते वक्त ये बहुत अंडरस्टूड है कि सलाइवा की कुछ 2-4 ड्रॉपलेट्स तो बाहर निकलती ही है मुंह से। ठीक है, अगर मैं बीमार हूं और मेरे सामने खड़े होकर कोई बात कर रहा है बेटा, तो क्या हुआ, मेरे सलाइवा की ड्रॉपलेट्स कहीं ना कहीं उससे कांटेक्ट, उसकी बॉडी से कांटेक्ट कर जाएंगी, उसकी स्किन से कांटेक्ट कर जाएगी। हो सकता है जिस टाइम पे मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे वो इनहेल कर रहा हो, तो बेटा पैथोजन क्या है, मेरे सलाइवा के थ्रू किस पे पहुंच जाएगा, सामने वाले इंसान पे। यानी मैं बीमार थी, मैंने सामने वाले इंसान को भी डायरेक्ट कांटेक्ट से बीमार किया है, बिल्कुल 1 to 1। तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, कंटागियस। नॉन कंटागियस क्या होता है, यानी इसमें मैं बोल दूंगी ये बीमारी अगर होगी तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होगी। कंटागियस में जितने भी टाइप की बीमारियां आती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है। ठीक है, नॉन कंटागियस में वो भी ले सकते, कोविड, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क इसीलिए था बेटा कि सलाइवा ना फेंक दो सामने वाले पे। ठीक है, तो कंटागियस। नॉन कंटागियस जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं, आगे बताऊंगी इनडायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे अभी एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो पेशेंट ने वो टाल यूज किया। ठीक है, मान लो मैं पेशेंट हूं, मैंने टाल यूज किया और मैं चुपचाप चली गई। तुम भी आए, जो हेल्दी पर्सन आया, उसने मेरी सेम टाल यूज की और वो भी चला गया। तो अब जो मेरे पैथोजेनिक कंटेंट है वो तो टावल पे रह गए थे ना, और अब टाल किसने यूज कर लिया, एक हेल्दी पर्सन ने। तो ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ। ठीक है, तो जो बीमारी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगी बेटा, वो किसकी कैटेगरी के अंडर आएगी, नॉन कंटैगियस के। अब देखो नॉन कम्युनिकेबल में कौन कौन से टाइप की डिजीजेस आती हैं बेटा। पहला तो डीजेनेरेटिव। ठीक है, पहले लिख दू फिर बताती हूँ। डीजेनेरेटिव, फिर आ जाएगा डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, डिजीज में बार बार इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ऊपर मेंशन कर रखा है। फिर आ जाएगा कैंसर और लास्ट वाला आ जाएगा एलर्जी। अब इधर देखो, पहली बीमारी कौन सी है, डीजेनरेटिव। यानी अगर किसी की बॉडी में कोई ऑर्गन ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसमें गड़बड़ी आ चुकी है। ठीक है, मैल फंक्शनिंग, जैसे कि किडनी, किडनी अगर फेल हो जाए बेटा ठीक नहीं होती। हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर तो समझ लो तुम्हारे लग गए। ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी किसी भी तरह की किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज अगर आपको होती है, ठीक है, आर्टरी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है बेटा, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या, या हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इन्फ्लामेशन, या आगे मैं बताऊंगी उनके नाम। ठीक है, अगर ऐसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आती है तो समझ जाना कि वो डीजेनरेटिव डिजीज कहलाती है। कह सकते हैं जो दोबारा ठीक नहीं होगी। ठीक है, डीजनरेटिव। ठीक है, बॉडी की किसी भी ऑर्गन में मैल फंक्शनिंग को डीजनरेटिव बोलेंगे। फिर आ जाए डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के नाम से समझ में आ रहा है कमी, किसी विटामिन की कमी हो, किसी बोल सकते हैं मिनरल की कमी हो। ठीक है, अगर ये डिजीज की कमी होती है तो बेटा क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी है तो वो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाएगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन सी, डी, ई, बहुत सारे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें कैंसर। बेटा कैंसर एक्चुअल में क्या है, कैंसर वो कंडीशन है जहां पे आपकी बॉडी है ना अनडिस्टर्ब्ड सेल डिवीजन, मतलब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगती है, बहुत तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई, अपने बॉडी के सेल्स को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लगती है। यानी बोल सकते हैं अनडिस्टर्ब्ड, मैंने वर्ड गलत यूज कर दिया, डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड ग्रोथ ऑफ, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल्स। यानी क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से रेप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, रुकेगा ही नहीं वो, तो वो हो जाएगा बेटा कैंसरस। ठीक है, यानी कैंसर। अब आ जाती है बात एलर्जी पे। अब इधर सुनो, एलर्जी क्या है, बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम का इसमें बहुत वाइटल रोल होता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है बेटा, हाइपर एक्टिविटी दिखाने लगता है। हाइपर एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी तो समझ में आता है कि काम कर रहा है, पर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा ही काम कर रहा है। उस टाइम पे बेटा कुछ बॉडी जो है वो प्रोटीन रिलीज करती है जो कि होते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करते हैं, बॉडी पे अलग अलग टाइप की सिम्टम दिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे वाटरी आईज हो जाएगी, स्वेलिंग आने लगेगी, रैशेस हो जाएंगे स्किन पे, ठीक है, रेडनेस होगी। ये सारी चीजें क्या है बेटा, एलर्जी कॉज करती है। ठीक है, बेसिकली एलर्जन जो ऐसे कोई भी मटेरियल, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी थिंग जो आपको एलर्जी कॉज करती है उसको एलर्जेंस बोल सकते हैं। एलर्जी बहुत सारी चीजों से हो सकती है, फूलों में जो पॉलन ग्रेन हो सकते हैं उनसे भी एलर्जी होती है, किसी किसी को पेट के बालों से एलर्जी होती है,
किसी को किसी पर्टिकुलर खाने से एलर्जी होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को पीनट एलर्जी है, किसी को सोयाबीन एलर्जी है, किसी को फिश एलर्जी है, किसी को मिल्क एलर्जी है, ठीक है। तो बेटा ये सारे टाइप की नॉन कम्युनिकेबल, ये सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो जो कहते हैं कि किसी भी पेशेंट से एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म को या हेल्दी इंसान को बीमारी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये था मेरा डिजीज का फ्लो चार्ट। अब वन बाय वन मैं बताती जाऊंगी कि कंजेनाइटल डिजीज कौन सी हो सकती है, फिर अब की नॉन कम्युनिकेबल यानी डीजनरेटिव कौन सी हो सकती है, डेफिशिएंसी, कैंसर, एलर्जी, फिर कंटैगियस और नॉन कंटैगियस के बारे में बात करेंगे। चलो बेटा हम अब क्या शुरू करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस, एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज, ठीक है। देखते हैं कौन सी डिजीज किस कैटेगरी के अंडर जाती है। पहले हम बात करेंगे बेटा, एक मिनट, कॉन्जेनाइटल की। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस कैसी होती है बेटा, बाय बर्थ होंगी आपको, ठीक है। जब आप पैदा होगे तो साथ लेके पैदा होगे। इसमें अगर एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, पहला होगा हीमोफीलिया, फिर थैलासेमिया, नेक्स्ट है एल्बिनिज्म, उसके बाद बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और लास्ट वाले में बात करेंगे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। एक और लिख लो, काम आ जाती है, सिकल सेल एनीमिया, टाइप ऑफ एनीमिया है बट ये सिकल सेल वाला है, ठीक है। चलो बेटा अब बात करते हैं इनकी डिजीज की, क्या एक्चुअल में डिजीज है क्या और कैसे फैलती है। बेटा हीमोफीलिया क्या है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते नहीं, ठीक है, और ये इजीली कंजेनाइटल है यानी मदर से बच्चे में तो पास हो ही रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, सॉरी क्लैटिंग निकल गया, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि अगर जरा सा भी कट लगा बेटा तो वहां से ब्लड बहता रहेगा और वो बंद नहीं होगा, ठीक है। ये जो बीमारी थी इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, क्यों बेटा, क्योंकि ये हुई थी क्वीन विक्टोरिया को और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया, इस डिजीज को नाम दे दिया गया रॉयल डिजीज, ठीक है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, खून बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं थैलासीमिया। थैलासीमिया क्या होती है, इसमें जो आरबीसी की क्वालिटी होती है ना बेटा वो बेकार हो जाती है, ठीक है। आरबीसी मतलब बहुत अच्छा नहीं रह जाता, जिसके पास होता है ना आरबीसी के पास, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, क्यों, क्योंकि वो बेटा अल्टीमेटली कैसे, हीमोग्लोबिन ही तो है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को कैच करने वाला कौन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब आरबीसी की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो क्या हीमोग्लोबिन की क्वालिटी अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी। यानी इसमें क्या होता है बेटा, थैलासीमिया में क्वालिटी ऑफ आरबीसी अफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वाले पे एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म कैसे समझाए बेटा, सुनो, एक इंसान है, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका स्किन टोन होता है ना पूरी बॉडी का वो अनइवन होता है, मतलब उनके बॉडी जो होती है ना बहुत ज्यादा गोरी हो जाती है, कहीं कहीं उनकी रियल स्किन टोन होती है, बाल भी सफेद, मतलब बॉडी के जो भी हेयर्स होंगे वो सफेद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से बेसिकली फेस से फेशियल एक्सप्रेशन आपने देखे होंगे उनके, फेशियल अपीयरेंस, जैसे वो होता है ना कि ये हमारा स्किन टोन नॉर्मल है बट वो लोग व्हाइट कलर के हो जाते हैं। ब्रिटिश हमारा नॉर्मल इंडियन स्किन टोन है, ठीक है, वो अजीब टाइप के व्हाइट होने, पिंकिश व्हाइट जिसको बोलते हैं, अजीब से व्हाइट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक बार एल्बिनिज्म की गूगल करके देख लेना फोटो, आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन सी डिजीज के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस। बेटा कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इनको कुछ इंडिविजुअल कलर हैं जो नहीं दिखते हैं, ठीक है। फेसबुक जिसने बनाया था वो कलर ब्लाइंडनेस है उसको, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग है जो, ठीक है, उनको कलर ब्लाइंडनेस है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे बात करेंगे डाउन सिंड्रोम क्या है, ये वाला जो एरिया होता है ना बेटा, ये सर का ये वाला, ठीक है, ऑसिपिटल टाइप, मतलब पीछे का समझ लो, यहाँ पे थोड़ा बेटा गड्ढा सा हो जाता है, ठीक है, उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला बचा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है आपकी, ठीक है, आरबीसी की जो शेप होती है बेटा वो बायकॉन्केव होती है, ठीक है, बायकॉन्केव देखा, वो इमरती नहीं, इमरती नहीं, क्या होती है वो, ब्राउन कलर की कुछ होती है, मैं नाम भूल गई उसका, ठीक है,
मुझे नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो अभी ऐसे डोनट देखा है, डोनट जैसी होती है बाइकॉनकेव, बस डोनट में बीच से छेद होता है। ठीक है, वैसे, या खस्ता कह लो, ठीक है, वैसी कुछ देखने में लगती है। ठीक, बट एक छोटे से ग्लिच के लिए माफी है। ठीक है, सुनो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है वो देखा होगा ना तुमने, साउथ इंडियन मूवीज में हसिया होता है, हसिया। हमारे यहाँ पुराने, मतलब जब किचन में पुराने टाइम पे यूज किया जाता था, आजकल तो हम चाकू वगैरह का यूज कर लेते हैं हरी सब्जियों को काटने के लिए। वो हसिया ऐसा कुछ होता है, देखो ये वाली। ठीक है, इसको कहते हैं सिकल सेल। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी बाइकॉनकेव यानी नॉर्मल जो शेप होती है आरबीसी की, वो बाइकॉनकेव होती है। यहाँ पे वो ऐसी ना होके ऐसी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब इसको मिटा दे, बहुत गंदा लग रहा है देखने में। चलो आगे बात करते हैं बेटा। ये तो थी कंजेनाइटल वाला पार्ट, अब आता है एक्वायर्ड वाला पार्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड कैसी होती है बेटा? एक्वायर्ड होगी आपकी आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड कैसी होगी? आफ्टर बर्थ। इसमें भी मैंने पहले कौन सी बतानी है? नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल। इसकी भी कैटेगरी कौन सी है? यहाँ ए पार्ट मेंशन कर दे रही हूँ, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल में भी सबसे पहले जो मुझे बात करनी है, वो बात करनी है डीजेनेरेटिव डिजीज की। डीजेनेरेटिव, डीजेनेरेटिव। ठीक है बेटा, जगह नहीं है इसलिए मैं सिर्फ डीजेनेरेटिव लिख के छोड़ रही हूँ, डिजीज तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, डी, हाँ फिर गलत कर गई मैं, स्पेलिंग ना गलत करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। डी जेनेरेटिव, हाँ ठीक है, जगह का मैं पहले ही बता चुकी हूँ रीजन। डीजेनेरेटिव में बेटा कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो बेरी, ठीक है, बॉडी की किसी भी मैल फंक्शनिंग से होती है बेटा। ठीक है, बेरी अब बोलोगे डेफिशिएंसी डिजीज भी है, हाँ बेटा है, पर इसमें बेरी में क्या हो जाता है बेटा कि ये आपकी एक टाइप से, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं डीजेनरेटिव में, इसीलिए इसको बेरी बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट बेरी अभी मैं बता दूंगी होता क्या है, ग्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करेंगे कोई भी हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये हार्ट डिजीज। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी वाली प्रॉब्लम होती है बेटा ये, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? किडनी डिजीजेस लिख लो, किडनी डिजीजेस। एक बार रुक जाना, मैं स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लूं। क्वेटर, बेरी, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी खा गई थी मैं, किडनी खाती नहीं हूँ, मतलब स्पेलिंग खा गई थी, किडनी। ठीक है, ये सारी बेटा जो प्रॉब्लम है वो आपकी कौन सी होंगी? वो होंगी आपकी हार्ट डिजीज, सॉरी एक्वायर्ड डिजीज। फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड में भी कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल कैटेगरी है, डीजेनरेटिव है। ठीक है, बेरी ग्वेटर, इन सब नाम से आप फेमिलियर है तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बेरी ग्वेटर हो गया है। ठीक है, हार्ट डिजीज हो गई, आर्थरोस्क्लेरोसिस। बेटा ये आपकी नैरोइंग ऑफ आर्टरी और आर्ट्रियोल्स में बात होती है जब, ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोल्स। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। किडनी डिजीज आप जानते हैं, जैसे कि डायलिसिस वाली कंडीशन, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आती है एक्वायर्ड में, वो भी नॉन कम्युनिकेबल में। अब पहली मेरी हो गई थी इसकी डीजेनेरेटिव, अब मैं बात करूंगी किसकी? अब मैं बात करूंगी डेफिशिएंसी की। अब जो डेफिशिएंसी में आती है बेटा वो कौन कौन सी होती है? सेम ऊपर वाली लिख लो, दो तो बेरी, ठीक है, एक लिख लो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, और एक कौन सी लिखी थी? ग्वेटर लिख लो, एनीमिया लिख लो, रिकेट्स लिख लो, स्कर्वी। ये डिजीजेस बेटा किसकी होंगी? ये डिजीजेस आपकी होंगी डेफिशिएंसी की, यानी किसी न किसी विटामिन की कमी से, मिनरल की कमी से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कमी से भी आपको, किसी विटामिन की कमी से, किसी मिनरल की कमी से आपको ये सारी बीमारियां होंगी, या आपको प्रोटीन आपने नहीं लिया है सफिशिएंट वे में, क्वाशियोरकोर मैरस्मस में बता ही चुकी हूँ, और बहुत बच्चे जानते हैं कि ये डेफिशिएंसी डिजीज होती है, क्वाशियोरकोर और मैरस्मस भी। अब हम बात करेंगे किसके? जो हमारी थर्ड कैटेगरी होगी, यानी एलर्जी की। एलर्जी जैसे मैं बता चुकी हूँ
इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी होती है, यानी वो बता देती है कि मैं इस फॉरेन पार्टिकल को मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में सिम्टम दिखाना शुरू करती है। ठीक है, किसी को फूड एलर्जी होती है, किसी को पॉलन एलर्जी होती है, बहुत सारी एलर्जी होती है। तो यहाँ पे कोई भी टाइप की एलर्जी मेंशन कर सकते हैं। कोई फूड एलर्जी लिख लो। फूड एलर्जी में कौन सी, फॉर एग्जांपल ग्लूटेन एलर्जी, किसी किसी को व्हीट के प्रोटीन से प्रॉब्लम होती है तो ये ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है। ठीक है, किसी को पॉलन एलर्जी हो सकती है, किसी को एस्मा हो सकता है। एस्मा भी एलर्जी से एलर्जी कंडीशन है बेटा। एस्मा, जिसको आप अस्थमा बोलते हैं उसको एस्मा बोलोगे। हे फीवर, ठीक है, हे फीवर में भाई वूपिंग कफ, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हे फीवर को समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, हमें सिवियर टाइप का जुकाम हो जाता है, उसी को बोलते हैं। और लास्ट वाला जो मेरा आता है बेटा वो रहा कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, यानी सेल क्या है बेटा, रेप्लिकेट करेंगी, बहुत तेजी से रेप्लिकेट करती हैं, बहुत हाई रेट पे रेप्लिकेट करेंगी, और उनका ये रेप्लिकेशन रुकता नहीं है। उसी को हमने क्या बोल दिया बेटा? कैंसर बोला हुआ है। कैंसर फॉर एग्जाम्पल आजकल मोस्ट ट्रेंड में है ये ब्रेस्ट कैंसर। वैसे ट्रेंड कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जो मैं ट्रेंड वर्ड यूज कर रही हूँ, पर है तो। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, LU, ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर सब जानते हैं। ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है बेटा। ठीक है, ब्रेस्ट में क्या प्रॉब्लम होगी? हो सकता है कोई नोड्यूल बन जाए, ठीक है, हो सकता है कोई नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, उससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कई बार ये मैलिग्नेंट होता है, कई बार नॉन मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट का क्या मतलब है? कई बार बेटा ये कैंसर फैलना शुरू होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, छोटी सी ट्यूमरस ग्रोथ होती है, अगर उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर है जहां पे डिस्टर्ब्ड ग्रोथ, मतलब बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है ब्रेस्ट वाले एरिया में। ठीक है, और वो पूरी बॉडी में फैल सकता है अगर वो मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट क्या होता है? पूरी बॉडी में फैलने वाला इन्फेक्शन। ठीक है, और ये ल्यूकेमिया क्या होता है बेटा? ल्यूकेमिया होगा जहां पे आपका WBC का जो काउंट होता है ना, वो बोन मैरो से बहुत ज्यादा बनने लगता है। ठीक है, बोन मैरो प्रोडक्शन करता है ब्लड सेल्स का, बट यहाँ पे क्या होता है, एक जितनी रिक्वायरमेंट हमें WBC की है हमें उतने ही चाहिए, पर क्या हो कि अगर ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करने लगे और बहुत हैवी काउंट में हमारी बॉडी में मिलने लगे, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में भी मिल रहा है बेटा, तो भी हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज होगी, और जो कैंसर उस टाइम पे कॉज होगा और जो कंडीशन बन रही है वो है ल्यूकेमिया वाली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली अपने किसकी? यहाँ पे हमने बात कर ली बेटा नॉन कम्युनिकेबल में। और बेसिकली यहाँ पे एक स्टार मार्क करके बात लिख सकते हो, स्टार मार्क में यही कर दे रही हूँ। इसमें क्या लिखना है बेटा? These diseases are not caused by any pathogen। बेटा ये किसी भी पैथोजन से कॉज नहीं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस इन्वॉल्व है बेटा, तो नहीं, ये किसी भी पैथोजन से नहीं होती। पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग जर्म्स, दे आर नोन एज पैथोजन्स। तो नॉन कम्युनिकेबल जो कैटेगरी है बेटा, उसमें कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होता आपको बीमार करने के लिए। इसमें आपकी खुद की बॉडी में कहीं ना कोई गड़बड़ी आती है, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसमें पैथोजन का कोई हाथ नहीं है, इधर हमें पैथोजन को ब्लेम नहीं करना है। जहां हमें पैथोजन को ब्लेम करना है वो कैटेगरी कौन सी है? कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलो बेटा, अब कैटेगरी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस की। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज में जो हमें बात करनी है बेटा, वो हमें बात क्या करनी है? इसमें पहली बात, इसमें कौन इन्वॉल्व होंगे बेटा? इसमें पैथोजन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, पैथोजन्स क्या होंगे? ये वैसे पहले मैं बता चुकी हूं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर क्या बोलोगे? जर्म्स। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जर्म है, अगर वो तुम्हें बीमार कर रहा है तो उसको पैथोजन बोलोगे। नेक्स्ट पे बात करेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है पैथोजेनिक सिटी। पैथोजेनिक सिटी, बेटा ये पैथोजेनिक सिटी का क्या मतलब है कि कैसे वो तुम्हारी बॉडी को बीमार करना शुरू करेगा। क्या करेगा? ऐसा दो चीजें कर सकता है। पहली क्या करेगा बेटा? डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, या तो सेल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू करेगा या फिर टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगा। दूसरा क्या करेगा?
प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन इनसाइड द बॉडी, या फिर क्या करना शुरू करेगा बेटा, अपने टॉक्सिन निकालना शुरू कर देगा। और टॉक्सिन क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल वो सेक्रेशंस होती है बेटा उनकी बॉडी की, वो शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होगा मेरा ये इंक्यूबेशन पीरियड। बेटा ये कौन सा टाइम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड को समझने से पहले एक यहां पे समझ लो इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन क्या है, एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी। ठीक है, जैसे ही बॉडी में पैथोजन एंटर कर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे इन्फेक्शन, मान लो कोई भी पैथोजन है मेरी बॉडी में एंटर कर चुका है तो उसी टाइम पीरियड को मैं क्या बोल दूंगी, इन्फेक्शन। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है जब मुझे इन्फेक्शन हुआ यानी एंट्री हुई पैथोजन की, तब से लेकर जब मुझे फर्स्ट सिम्टम दिखा, फर्स्ट सिम्टम अपीयर्स। ठीक है, इसी को मैंने क्या बोल दिया, इंक्यूबेशन पीरियड। यानी जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर घुसा उसे कुछ टाइम लगा रेप्लिकेशन के लिए, तुम्हारी बॉडी में अच्छे से अडेप्ट होने के लिए, और जैसे ही वो अडेप्ट हो गया वो अपना फर्स्ट सिम्टम तुम्हारी बॉडी दिखाना शुरू कर देगी। यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड को तुमने क्या बोला, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कि हमारी जो डिजीज है वो कितने कितने लेवल तक फैलती है। ठीक है, अभी बात करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, कहां से कहां तक फैलती है। ठीक है, और कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस भी बोल सकते हो, इन्फेक्शियस डिजीज लिखा हुआ है, समझ जाना। ठीक है, कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस, और उधर जो नॉन कम्युनिकेबल अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना उनको नॉन इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जब बात करेंगे एक्सटेंशन पे आते हैं, पहला होता है एंडेमिक। एंडेमिक, एंडेमिक क्या होती है बेटा, किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में फैलने वाली बीमारी। ठीक है, उसको क्या बोलोगे, एंडेमिक। पहला समझ में आया, एंडेमिक किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको एंडेमिक बोलोगे। अब आ जाओ एपिडेमिक पे। एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या होता है, जो किसी इंडिविजुअल कंट्री पे जाए। ठीक है, जहां कोई इंडिविजुअल कंट्री या फिर स्टेट बीमार रहे उसको आपने क्या बोला है, एपिडेमिक। ठीक है, इंडिविजुअल कंट्री या पर्टिकुलर स्टेट अगर कोई वहां पे बीमारी फैल रही है तो वो हो गया आपका एपिडेमिक। अब बात करेंगे आपके मोस्ट फेवरेट की और जिसको आप सबसे ज्यादा जानते हैं, पैंडेमिक की। वर्ल्ड वाइड बीमारी है बेटा, ये वर्ल्ड वाइड डिजीज होगी ये। ठीक है, वर्ल्ड वाइड डिजीज, जो आपकी वर्ल्ड वाइड डिजीज है, कोई नाम बता सकता है? वैसे तो सभी को पता है, सबने पैंडेमिक झेला है। पैंडेमिक क्या था, कोरोना यानी कोविड। ठीक है, कोविड सबने झेला है, सबको पता है, वर्ल्ड वाइड फैली थी, ऐसी कोई देश नहीं बचा था जहां पे ये बीमारी ना फैली हो, सब जगह फैली थी। ठीक है, तो ये पैंडेमिक था, और पैंडेमिक से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं क्योंकि आपने वो चीज झेली है। और एक होता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होगा, इंडिविजुअल पीपल। ठीक है, या इंडिविजुअल पीपल या पर्सन। ठीक है, समझ जाना, जहां पे ये इक्के दुक्के लोगों को जो बीमारी फैलती, किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं लोकेलिटी में फैल गई। ठीक है, तो जहां किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में फैली बेटा, ठीक है, या फिर इक्के दुक्के लोगों में फैली है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोला है स्पोरेडिक। उसको हमने क्या बोला है, स्पोरेडिक। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मलेरिया। ठीक है, क्योंकि और कॉलेरा। ठीक है, तो हमारे इतने बेसिस से जहां पे एक्सटेंशन हो सकता है डिजीज का। एंडेमिक क्या है, किसी एरिया में किसी रीजन में फैलेगा तो एंडेमिक। उससे बड़ा आउटब्रेक अगर होता है तो वो क्या होता है, एपिडेमिक। एपिडेमिक किसी कंट्री या स्टेट को अफेक्ट करेगा। पैंडेमिक सबको पता है वर्ल्ड वाइड, और स्पोरेडिक क्या है, इक्के दुक्के लोग जहां पे बीमार होंगे। ठीक है, अगर हम इसको सीरीज में लगाना चाहें तो कैसे, स्पोरेडिक आ जाएगा 1 नंबर पे, एंडेमिक आ जाएगा दूसरे नंबर पे, नेक्स्ट एपिडेमिक आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और पैंडेमिक क्या आ जाएगा, पैंडेमिक बोलने वाली थी, पैंडेमिक हो जाएगा सबसे बड़े नंबर पे। तो अगर छोटे से हम बात करें, स्पोरेडिक, देन एंडेमिक, देन एपिडेमिक, और लास्ट वाला महारथी।
पैंडेमिक। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बात करेंगे कि भाई डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे कौन कौन सी हीटिंग्स आ सकती हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हम बताएंगे अभी कि हम क्या क्या कैसे इनडायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन होता है। अब हम बात करेंगे बेटा द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। पहले हम इसकी स्टडी के बारे में देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारी एपिडेमियोलॉजी है इसमें क्या करेंगे बेटा, कौन सी बीमारी कैसे फैल रही है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि ये बीमारी पर्टिकुलर इस चीज से फैलती है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कौन सी बीमारी कैसे फैल रही है, अगर वो वाली स्टडी की हम बात करें, उस पर अगर हमें रिसर्च करनी होती है बेटा, तो वो कौन सी ब्रांच को लीड करेगी, एपिडेमियोलॉजी। यानी जब भी ये वर्ड सुनेंगे बेटा एपिडेमियोलॉजी, यानी इसमें क्या मतलब है, यहाँ पे आपको स्टडी करनी है, यहाँ आपको रिसर्च करनी है कि ये पर्टिकुलर बीमारी इस चीज से फैल रही है। ठीक है, या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है, यानी कोई बीमारी वेक्टर के थ्रू फैल रही है, या कोई बीमारी डायरेक्ट फैल रही है, या कोई बीमारी इनडायरेक्ट फैल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अब अगर बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे, तो ट्रांसमिशन होने के बेटा दो मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्टली भी फैल सकती है, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अभी जब हम बात करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड की होगी। अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं सबसे पहले, तो डायरेक्टली क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं, किसी के साथ अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन करते हो, ठीक है, यानी आप उसके साथ रह रहे हो, ठीक है, आपके ही साथ वो रह रहा है इंसान, तो वो आपको भी बीमार कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है बेटा, मीजल्स हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका चिकन पॉक्स, ये सबको पता होगा, जिसको इंडिया में कहते हैं माता निकले, ठीक है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। बेटा ये बीमारियां ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट से होंगी। नेक्स्ट वाले पे अगर हम बात करते हैं, सेकंड वाले पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी जहां पे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आपके आ रहा है, यानी सलाइवा की ड्रॉपलेट आपकी सामने वाले इंसान पे जा रही है, यानी आप तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे ही, आपने सामने वाले को भी अपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बीमार कर दिया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी डिजीजेस आएंगी, इसमें जो आपकी डिजीजेस आएंगी, एक तो मोस्ट फेमस ले लेते हैं कोविड को, ये भी आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा था। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं और कौन कौन सी हो सकती है, कोल्ड लिख लो, ठीक है, कोल्ड लिख लो, इन्फ्लुएंजा लिख लो, डायप्थेरिया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बेटा डायरेक्ट आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कॉन्टैक्ट विद सॉइल। ठीक है, जैसे वो होता है ना, मिट्टी में ही आए हैं मिट्टी में ही मिल जाएंगे, बीमारी भी ले जाएगी तुम्हें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टिटेनस बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी होती है, इसको भूतिया बीमारी भी कहते थे पहले। ठीक है, टिटेनस जो वो हमें रस्ट वाला, मान लो कुछ लग जाता है फिर हमें खून आ जाता है बेटा, तो ये वही बीमारी है टिटेनस, जिसमें हम कहते हैं टीटी का इंजेक्शन लगवा लेना है। ठीक है, टिटेनस वो बीमारी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये तो कॉन्टैक्ट विद सॉइल, एक मोस्ट फेमस बीमारी है जो एनिमल बाइट से कॉज होती है। ठीक है, एनिमल बाइट से कौन सी कॉज होती है, ये सबको पता है, रेबीज। बंदर काटे, बिल्ली काटे, कुत्ता काटे, उससे ही बीमारी होती है रेबीज। ठीक है, उनके सलाइवा में होता है बेटा ये वायरस। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करेंगे जो आपका फिफ्थ वाला है, ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, बेटा यहां क्या होता है, मदर से फीटस में ये बीमारी होती है। ठीक है, यानी क्या है, जो मम्मी है, मम्मी उस टाइम पे प्रेग्नेंट है अगर, तो बेटा प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है। प्लेसेंटा क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग है बेबी के अराउंड, फीटस के अराउंड। ठीक है, और वो बीमारी बेटा मम्मी से जब बच्चे में पास हो जाती है ना बेटा, उसी को बोलते हैं ट्रांस प्लेसेंटल बीमारी। ट्रांस क्यों, क्योंकि पार कर रहा है, किसको पार कर गया, प्लेसेंटा को पार कर गया। ट्रांसमिशन तो समझते हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना, वो ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस प्लेसेंटल, यानी मम्मी अपनी बीमारी
अगर बोले फ्रेंडली होके, मम्मी अपनी बीमारी किसको दे रही है, आधी मैं रख ले रही हूँ, अब चल तू भी मेरी बीमारी से ग्रस्त हो जा, ठीक है। तो वो ट्रांसप्लेसेंटल बीमारी होती है। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? हाँ, स्पेलिंग खा गई मैं फिर से, ठीक है। ये हुई ट्रांसप्लेसेंटल बीमारी, ठीक है। इसमें एक तो कह सकते हैं जर्मन मीजल्स, ठीक है। जर्मन मीजल्स जर्मनी की कैटेगरी है, जर्मन मीजल्स हो गया। और कौन सा बोल सकते हैं बेटा, वायरस, ज्यादातर वायरल डिजीजेस जो होती है ना हमारी, जो सीवियर वाली होती है, सीवियर वायरल डिजीजेस भी इसी में जाती है। नेक्स्ट होगी एक बीमारी होती है सिफिलिस। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बेटा, ये भी आपको मदर जो है अपने बेबी को इजीली दे सकती है। तो ये तो वो थी जो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रही थी, ठीक है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट के बारे में हम तभी बात करेंगे जब इस वीडियो पे व्यूज अच्छे आएंगे। तो मुझे इनडायरेक्ट जो टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगी उसके बारे में। तब तक इतना इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन को बेटा हल्के में नहीं लेना है कि हम बना के लिख देंगे। अभी अगर हम आगे बात करें तो डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथिस भी होती है, यानी कुछ वॉर्म्स भी आपको बीमारियां करते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया तो बीमार कर ही रहे हैं, तो हम उन बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे। वायरस कौन सी बीमारी करता है आपको, उसके बारे में बात करेंगे। क्या उसमें मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, रैट का इन्वॉल्व होता है, क्या वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, उनके बारे में बात करेंगे। वेक्टर्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। फिर यहाँ तो हमने बात कर ली कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस के बारे में। उसके बाद हम एक एक करके कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के डिफरेंस को भी समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गिव योर लव टू बायोविस्टा, थैंक यू सो मच। और दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि उन तक हेल्थ एंड हाइजीन वाला पहुंचे, और कुछ नहीं तो अवेयरनेस तो कम से कम जागे ही ना। तब तक वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट तो बेटा मस्ट है, तो वो तो आपको करना ही करना है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना पढ़ाने का।